हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव और आज मैं लेके आया हूँ एडीओ और एसआई एग्ज़ाम के लिए एक क्वेश्चन सीरीज़। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा हमारी सीजी एडीओ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में महंगाई को नापने के लिए कौन से प्राइस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है? आपका पहला ऑप्शन है जीडीपी, डिफ्लेशन प्राइस इंडेक्स का, प्राइस इंडेक्स ऑन एग्रीकल्चर लेबर या रूरल लेबर का, प्राइस इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल वर्कर का, या होलसेल प्राइस इंडेक्स का। इसका सही आंसर है होलसेल प्राइस इंडेक्स का। भारत में महंगाई को नापने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत के नोटों की छपाई की जगह नहीं है? आपको बताना है कौन सी जगह नोटों की छपाई की जगह नहीं है। नासिक, मैसूर, सल्बोनी या झांसी। इसका सही आंसर है झांसी। झांसी नोटों की छपाई की जगह नहीं है, बाकी सभी जगह है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नून माटी किस लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है नून माटी किस लिए प्रसिद्ध है। सॉल्ट इंडस्ट्री के लिए, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, या पेपर इंडस्ट्री के लिए। नून माटी, तो देखते हैं नून माटी फेमस है पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 के तहत एक संवैधानिक संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। ये आपका पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1947 में इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का अधिग्रहण किया था। ये आपका दूसरा स्टेटमेंट है। इसमें आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, एक या दो, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश की आर्थिक शक्ति में वृद्धि मापने का सबसे उप उपयुक्त साधन क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, प्राइवेट निवेश में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आपका सी ऑप्शन है राष्ट्र इनकम में नेट वृद्धि, या डी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि। अगर किसी देश का आर्थिक शक्ति को नापना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोना PB18 कल्याण HYVS प्रोग्राम में हाई यील्डिंग वैरायटी वाले जो बीज होते हैं वो किस फसल से संबंधित हैं? आपको बताना है ये सभी किस फसल से संबंधित हैं। गेहूं, चावल, रुई या मक्का। सोना, PB18, कल्याण, HYVS प्रोग्राम, ये जितने भी हाई यील्डिंग वैरायटी वाले बीज हैं किससे रिलेटेड हैं? ये रिलेटेड है गेहूं से। आगे देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, पूसा हाइब्रिड 4 किसकी ये किस्म है? पूसा हाइब्रिड 4 किसकी किस्म है? टमाटर, आलू, गेहूं या चावल की। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी किस्म है? ये है टमाटर की एक किस्म है। आगे देखते हैं। आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ सफिशिएंसी किस 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? सेल्फ सफिशिएंसी किस 5 ईयर प्लान का उद्देश्य था? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। सेल्फ सफिशिएंसी चौथे 5 ईयर प्लान का उद्देश्य था। आगे देखते हैं। द मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस लेजिस्लेशन यानी MRTP अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? आपको बताना है MRTP अधिनियम भारत में कब पारित हुआ। 1969, 1970, 1971 या 1972 में।
तो MRTP एक्ट भारत में 1969 में पारित हुआ है। आगे देखते हैं LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है। आपको बताना है LIC इनमें से क्या है। भारत सरकार का एक विभाग है, या बी संसद में स्पेशल एक्ट द्वारा स्थापित एक कंपनी है, स्वतंत्र निकाय है मतलब ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, या डी कंपनी एक्ट 1956 द्वारा ये एक स्थापित कंपनी है। LIC क्या है आपको बताना है। LIC क्या है देखते हैं। तो LIC एक संसद में स्पेशल एक्ट द्वारा स्थापित एक कंपनी है। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें सुधारों की सिफारिश करने के लिए मालेगर कमेटी का गठन किया गया था। आपको बताना है मालेगम कमेटी का गठन क्यों किया गया था, किसको सुधारने के लिए। किसको सुधारने के लिए मालेगम कमेटी का गठन किया गया था। प्राथमिक बाजार, द्वितीय बाजार, माल बाजार, या इनमें से कोई नहीं। मालेगम कमेटी का गठन किया गया था किसको सुधारने के लिए, प्राथमिक बाजार को सुधारने के लिए। आगे देखते हैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में WDM का क्या अर्थ है। WDM का फुल फॉर्म क्या है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में WDM का क्या फुल फॉर्म है। तो ऑप्शंस हैं होलसेल डेप्थ मार्केट, होलसेल डेप्थ मैनेजमेंट, होलसेल डायरेक्ट मार्केट, होलसेल डायरेक्ट मैनेजमेंट। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में WDM क्या है इसको देखते हैं। WDM है होलसेल डेप्थ मार्केट। निम्नलिखित में से क्या एक NBFC कार्य नहीं कर सकता। आपको बताना है दिए गए कार्यों में से NBFC क्या नहीं कर सकता। पहला है इक्विपमेंट लीजिंग मतलब किसी इक्विपमेंट को लीज में देना। दूसरा है हाउसिंग फाइनेंस। तीसरा है टर्म डिपॉजिट देना। डी ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी किसी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में जाके इन्वेस्ट करना। इनमें से कौन सा कार्य एक NBFC नहीं कर सकता आपको बताना है। वो कार्य है सी टर्म डिपॉजिट। एक NBFC टर्म डिपॉजिट नहीं ले सकता। आगे देखते हैं NSSO द्वारा कौन सा सर्वे किया जाता है। NSSO मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कौन सा सर्वे करता है। आपके पहला ऑप्शन है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। बी ऑप्शन है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री मतलब उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण। सी ऑप्शन है कृषि सर्वेक्षण, या डी उपयुक्त सभी। तो NSO सभी ये जितने भी सर्वेक्षण है सभी करता है। 15वां क्वेश्चन है RBI को देश के विदेशी बैलेंस के संरक्षक क्यों कहा जाता है। आपका पहला ऑप्शन है क्योंकि भारत में विदेशी मुद्राओं को फिर से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए RBI का प्रतिनिधित्व करती है। बी है क्योंकि RBI नोट जारी करने के खिलाफ रिजर्व के रूप में सोना और विदेशी मुद्राओं दोनों को बनाए रखती है। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि RBI सरकार द्वारा भारत में सभी विदेशी मुद्राओं को अवशोषित करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी क्योंकि RBI नोट जारी करने के खिलाफ रिजर्व के रूप में सोने और विदेशी मुद्राओं दोनों को बनाए रखती है, इसलिए RBI को विदेशी बैलेंस का संरक्षक कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कमिटी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से रिलेटेड है। आपके ऑप्शंस है रंगराजन कमेटी, दत्ता कमेटी, NK सिंह कमेटी, या इनमें से कोई नहीं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से कौन सी कमेटी रिलेटेड है। आपका सही आंसर है NK सिंह कमेटी। NK सिंह कमेटी आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से संबंधित रखती है। 17वां क्वेश्चन है रेनमिनबी किस देश की करेंसी है मतलब मुद्रा है। किस देश की मुद्रा है रेनमिनबी। ऑप्शन है भूटान, चाइना, नेपाल, या रशिया। रेनमिनबी करेंसी है चाइना की। आगे देखते हैं
1982 में आरबीआई की ग्रामीण नियोजन और क्रेडिट सेल किसके साथ मिल गई थी? 1982 में आरबीआई की ग्रामीण नियोजन और क्रेडिट सेल किसके साथ मिल गई थी? आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड या डी, इनमें से कोई नहीं। तो 1982 में आरबीआई की ग्रामीण नियोजन और क्रेडिट सेल किसके साथ मिल गई? नाबार्ड के साथ। आप कमेंट सेक्शन में बताइए नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से M2 के बारे में कौन सा सत्य कथन है? M2 M1 प्लस डाकघर बचत जमा के बराबर होता है। M2 M1 प्लस बैंक के साथ समय जमा के बराबर होता है। M2 M1 प्लस बचत जमा या डाकघर में सावधि जमा के बराबर होता है, या डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है M2 M1 प्लस डाकघर बचत जमा के बराबर होता है। 20वां क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम किससे संबंधित है? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम किससे संबंधित है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या कंप्यूटर से? आपको बताना है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन फंड किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़ा उद्योग से। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? आपको बताना है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। आपके ऑप्शंस हैं संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या जुडी सुप्रीम जुडिशरी, सर्वोच्च न्यायपालिका। कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इसका सही आंसर है ए, पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब संसदीय प्रणाली। 22वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं नित्य निर्देशक सिद्धांत मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बी ऑप्शन है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन मतलब नॉमिनेशन, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, या डी फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य। इसका सही आंसर है ए, आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? आपको बताना है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? ब्रिटिश रूल, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई है मतलब संघीय व्यवस्था, ये किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या आयरलैंड? जो आपके भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है? इसका सही आंसर है कनाडा से। जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है यानी संघीय व्यवस्था होती है वो कनाडा से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो भारतीय संविधान में कॉन्करेंट लिस्ट की बात की गई है मतलब समवर्ती सूचना, ये किस देश से ली गई है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या ब्रिटेन? कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूचना किस देश से ली गई है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब इसका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन मतलब डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट किस देश से ली गई है? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या फॉर्मर सोवियत यूनियन। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट मतलब भारतीय संविधान में जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन की बात की गई है वो लिया गया है आपके कनाडा से। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में
फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब यूएसएसआर से, या फ्रांस से? जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है रशिया से। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, या स्विट्ज़रलैंड से? मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से। आगे देखते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम किस देश से लिया गया है? यूएस से, रशिया से, ब्रिटेन से, या स्विट्ज़रलैंड से? किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय प्रणाली, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में जो जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है, मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने ही एक जजमेंट को रिव्यू करना, जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है, वो किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्ज़रलैंड से, या अमेरिका से? जो जुडिशियल रिव्यू होता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है, वो किस देश से लिया गया है? इसका सही आंसर है अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, कानून के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। भारत के संविधान में जो इक्वल प्रोटेक्शन की लॉ की बात की जाती है वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, या ऑस्ट्रेलिया? कानून के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कहाँ, किस देश से ली गया है? इसका सही आंसर है अमेरिका। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के संविधान से लिया गया है। इमरजेंसी प्रोविजन, आपात संबंधी उपबंध, कहाँ, किस देश से लिया गया है? साउथ अफ्रीका, वेमायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, कनाडा, या फॉर्मर सोवियत यूनियन? देखते हैं, तो इमरजेंसी प्रोविजंस लिया गया है वेमायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं यूएसएसआर, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, या फ्रांस। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर है आयरलैंड। आगे देखते हैं, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार मतलब अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट विश्व के किस संविधान से लिया गया है? मतलब भारतीय संविधान में बात किया गया है अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, वो किस देश से लिया गया है? स्विट्ज़रलैंड से, कनाडा से, यूएस से, या इंग्लैंड के संविधान से? आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। आगे है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्र, समानता और बंधुता की संकल्पना मतलब जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का, ये कहाँ से लिया गया है? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से, आयरलैंड से, यूएस से, या ब्रिटेन से? ये कॉन्सेप्ट लिया गया है फ्रांस से। चलिए आगे देखते हैं, भारत में कलेक्टर का पद किस कॉलोनियल पावर से लिया गया? आपको बताना है जो कलेक्टर का पद होता है वो किस कॉलोनियल पावर से, किस कॉलोनियल रूल से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, या फ्रांस? किस कॉलोनियल रूल से कलेक्टर का पद लिया गया है? का सही आंसर है इंग्लैंड से। चलिए आगे देखते हैं, विधि के समक्ष समता मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, या जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से?
विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये लिया गया है इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। आगे देखते हैं, ऑल पावरफुल पार्लियामेंट मतलब सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ऑल पावरफुल पार्लियामेंट, सर्वसत्ता संपन्न संसद किस देश से, किस देश की देन है? इंग्लैंड, इंडिया, फ्रांस या जापान? इसका सही आंसर है इंग्लैंड। आगे देखते हैं, भारतीय संसद में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत की संकल्पना मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, वो किस देश से ली गई है? ऑप्शन है आयरलैंड, यूएसए, यूएसएसआर और जापान। कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब नीति निर्देश सिद्धांतों की संकल्पना किस देश से ली गई है? आयरलैंड से। चलिए, एफर्ट्स अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।